तो जैसे आपको पहले बताया था मैंने, लॉज ऑफ मोशन में थ्योरी बहुत कम है, 2 या 3 लॉज ही हैं जो भी हम जानते हैं। पहला लॉ तो बहुत सिंपल सा था, तो वो बहुत कम थ्योरी है, लेकिन इसमें हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक डिफरेंट स्किल की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे स्किल्स हैं जो हमको सीखने होते हैं, तो उसी में आज हम अगला सीखने वाले हैं। इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट मेथड। एक कंस्ट्रेंट मेथड क्या है, उसको सीखने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन वार्म अप क्वेश्चन की तरह है। ये पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये करता हूँ, मतलब है इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे, पर इसके ऊपर पूरी अलग से वीडियो बनी सकती है, तो मैंने इसको बीच में लिया है। तो यहाँ पे देखना क्वेश्चन क्या है, एक फोर्स है हमारी 6i कैप प्लस 8j कैप, और इसका मास एक बॉडी पे लग रही है, इसका मास है 10 kg। 6i कैप प्लस 8j कैप यानी कि फोर्स इस बार वेक्टर की फॉर्म में दी हुई है। तो जब फोर्स वेक्टर की फॉर्म में दी हो तो आप सोल्व कैसे करते हो, उसके लिए कॉन्सेप्ट था ये। तो उसका जिस पे लगी उस बॉडी का मास 10 kg, और आपको बताना है उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आफ्टर 10 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है। तो इसको देखो डील कैसे करते हैं। एक तो तरीका जो मैं करा रहा हूँ वो सिंपल है, वो इसका मतलब क्या, दोनों, इसको मान लो कि दो अलग अलग फोर्स उस पर काम कर रही हैं और दोनों फोर्स अपना अपना काम अलग अलग करेंगी, ठीक है। तो पहली बॉडी क्या हो जाएगी, पहली फोर्स कितनी होगी, 6Fx कितना होगा, 6 न्यूटन। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट अलोंग x निकाल दो, तो मैंने उससे एक्सप्रेशन निकाली 0.6 आ गई, और s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर निकालते हुए मैंने डिस्प्लेसमेंट अलोंग x निकाल दिया, 30 मीटर आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप y के लिए कर सकते हो, तो y का 40 मीटर आएगा, और ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगी, ओवरऑल बॉडी तो एक ही थी, जाएगी तो एक ही तरफ, तो ओवरऑल नेट कितना हो जाएगा, उसका वेक्टर सम 50 मीटर। और डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा हमने कैलकुलेट कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उससे हमारा आंसर आ गया 4/3। तो ये थीटा = tan इनवर्स 4/3 पे वो बॉडी जाएगी। एक कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट इसका बड़ा सिंपल है, देखो बॉडी एक है और जो फोर्स उस पर लग रही है, क्यों ना उसका पहले से ही वेक्टर सम कर लिया जाए और फोर्स को सिंगल बना लिया जाए, क्योंकि बॉडी भी सिंगल ही थी। अलग अलग उन्होंने कंपोनेंट अगर हमसे नहीं पूछे जाएंगे तो कैसे होगा। जैसे इसका तो आंसर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये बनेगा 30 अलोंग i कैप प्लस 40 j कैप। ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपको ऑप्शन किस तरीके से दिए गए हैं। तो अगर आपको ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं तो फिर तो जो मेथड मैंने बताया आपको वो मेथड ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरीके से दिए नहीं गए हैं, ऑप्शन जैसे मैंने आपको फाइनल आंसर निकाल के दिखाया है 50 मीटर और 4/3 दिया गया है, तो इसके एक और अल्टरनेट सोल्यूशन भी होता है, वो देखो। फिर आप वेक्टर को पहले से ही जोड़ लो शुरू में, क्योंकि आंसर खुद वेक्टर फॉर्म में कहाँ दे रहे हैं, वो भी सिंपल फॉर्म में दे रहे हैं, i कैप j कैप में दे रहे हैं, तो उसको पहले से कंबाइन कर लो। तो कंबाइन कैसे होगा, नेट फोर्स कैसे बनेगी, ये इन दोनों का वेक्टर सम, और वेक्टर सम कैसे होगी, दोनों परपेंडिकुलर है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट, यानी 36 प्लस 64 का रूट, तो आ जाएगा 10 न्यूटन। इससे फोर्स कितनी बन रही है, 10 न्यूटन बन रही है। क्लियर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 64 उसका रूट, तो 10 न्यूटन बन गई। टोटल फोर्स और टोटल एक्सेलरेशन निकाल लो, तो उससे नेट एक्सेलरेशन आती है वो कितनी आ जाएगी, a/10 ना f/a यानी कि 10/10 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेट एक्सेलरेशन आ गई। अच्छा, इस नेट फोर्स की डायरेक्शन भी निकाल लो, तो नेट फोर्स कितनी बनेगी, एफ नेट की डायरेक्शन अगर मैं निकालूं तो टेंजेंट ऑफ थीटा फिर से लिखने के लिए मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया, तो 8/6 कितना आया, 4/3 वही आ गया, देखो जो था। तो डायरेक्शन मैंने पहले से निकाली, और जिधर फोर्स लग रही है बॉडी जाएगी तो उधर ही, ओवरऑल जहाँ पे नेट फोर्स है वहाँ पे नेट डिस्प्लेसमेंट होनी है, तो नेट डायरेक्शन तो यही आने वाली है। तो अगर आप कॉन्शियस फॉर्म में है तो डायरेक्शन तो मिल गई है। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक साथ नेट का फॉर्मूला लगा दो, तो 0t प्लस हाफ, और डिस्प्लेसमेंट एक्सेशन 1 होगी 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी थी, तो ये सीधा भी आंसर आ जाएगा आपको 50 मीटर। ये डायरेक्ट मेथड है निकालने का, डिपेंड करता है ऑप्शन किस तरीके से है। दोनों मेथड अपने अपने जगह पे काम करेंगे। अगर ऑप्शन i कैप j कैप की टर्म में है, फिर आप इस तरीके से गए तो आपको उलझन ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप सोचोगे ऑप्शन में तो ये है ही नहीं। हाँ, अगर ऑप्शन इस तरीके से हो फिर आप इससे जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बस उतना डिफरेंस है। ठीक, तो ये था हमारा पहला सिंपल वार्म क्वेश्चन था। अब आते हैं हमारे आज के मेन कॉन्सेप्ट पे, इसको कंस्ट्रेंट मेथड किसको कहते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लेकर देखो आपको बताया था, इसमें क्वेश्चन ही है और हर क्वेश्चन में एक स्किल लगता है, तो वो क्वेश्चन कैसा आता है उसके हिसाब से हम स्किल को सीखेंगे कि स्किल है क्या। इसको रब करता हूँ पहले तो मैं, ताकि थोड़ी जगह बन जाए। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसपे हम कंस्ट्रेंट मेथड कैसे लगता है और साथ में एक और मेथड समेशन ऑफ t.v वो भी सीखेंगे। तो ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है, इसमें यहाँ पे 2 पुली लगी हुई हैं A और B, और इन पुली के ऊपर से होते हुए एक रोप आ रही है, रस्सी आ रही है, वो ऊपर से घूम के इधर निकल जाती है। मतलब एक रोप है, यूं गई उस तरफ निकल गई। इस रोप के बीच में एक और रोप अटैच है, दूसरी रोप है, ध्यान से देखना दूसरी रोप, क्योंकि अगर बांध दिया गया है ना तो दूसरी रोप अपने आप हो जाएगी। तो यहाँ पे एक दूसरी रोप लगी हुई है, उसके साथ एक कैपिटल एम मास अटैच है। ठीक, उसका कैपिटल एम मास अटैच है। ये 2 एंगल थीटा है, ये दिए गए हैं। और क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई जो हमारी ये P और Q वो पॉइंट है, रस्सी के ऊपर 2 पॉइंट हैं, उन्हें U वेलोसिटी से पकड़ के खींचा रहा दोनों साइड, यानी रस्सी को यहाँ से दोनों साइड से पकड़ के U वेलोसिटी से खींच लिया गया नीचे।
तो अगर दोनों को u वेलोसिटी से नीचे खींचोगे आप तो इसका मास ऊपर जाएगा। आपने कभी देखा हुआ एक्सपेरिमेंट किया होगा, हम इसे खींचते हैं उसको तो मास कहाँ जाता है, ऊपर जाता है ना। एक जैसे कुएं पे पुल लगे हो तो उसी वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। देखो सवाल ने हमको फंसा दिया, यहाँ पे हमको वेलोसिटी पता करनी है, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है वो बात मालूम करनी है। और काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन ये है नहीं, क्योंकि यहाँ पे टेंशन वगैरह यूज़ हो रही है, मास वगैरह यूज़ हो रही है। काइनेमैटिक्स क्वेश्चन ये सीधे सीधे नहीं है, जो काइनेमैटिक्स इक्वेशन लगते हैं तो वहाँ से तो सोल्व हो नहीं सकता ये। और अगर हम लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से चलें तो हम जो बात जानते हैं हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे जैसा मैंने बना रखा है। यहाँ से मुझे m मिल जाएगा और m के नीचे फोर्स लग रही है mg और इसके ऊपर फोर्स टेंशन लग रही है t डैश, और यहाँ से क्या मिला t डैश इज इक्वल टू mg मिल गया। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी कि t का इधर कॉम्पोनेंट आएगा, इधर कॉम्पोनेंट आएगा, कितना बनेगा ऊपर 2t cos थीटा और नीचे क्या आ जाएगा t डैश। यहाँ से t डैश मिल गया। तो कुल मिला के t डैश तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन t डैश से मुझे मिलेगा क्या। अगर t डैश मैंने पहली इक्वेशन में वैसे मुझे mg मिल भी गया था, लेकिन t डैश से मैं u वेलोसिटी निकालूंगा कैसे, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कितने देर की बाद की ये बात कर रहे हैं, और वैसे भी वो तो कांस्टेंट है, लगातार की बात हो रही है तो वो कांस्टेंट है। इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकालने के लिए कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, कोई टाइम हो, ऐसा कुछ नहीं दिया कि कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद की बात करके। देखो अगर आप वेलोसिटी से एक्सेलरेशन से, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, एक्सेलरेशन मिल सकती है, क्योंकि आप इसको नेट फोर्स को m इंटू ए के बराबर रख दोगे। तो अगर आप m इंटू ए के बराबर भी रखते हो तो आपको a मिल गया, कितना आ जाएगा, हाँ नहीं इस पर नेट फोर्स बनेगी भाई टी डैश माइनस एम जी, सॉरी गलती से हो गया, टी डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए, यह आएगा, ठीक है, ये m इंटू ए आ गया। यहाँ से आप a को निकालने के लिए आपको t डैश ऊपर से सोल्व करना पड़ेगा, 2t cos थीटा। हाँ, और वैसे देखा जाए अब अगर पूरा सोल्व करते हैं तो हमको t वैसे पता भी नहीं है, लेकिन बाई चांस पता चल भी जाए t डैश t, तो फिर क्या हो जाएगा, t डैश मिल जाएगा। t डैश से क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगी। अगर एक्सेलरेशन मिल भी जाएगी तो भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या तो सेकंड इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी या थर्ड इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट उसी उन दोनों में आती है। और सेकंड इक्वेशन कहती है कि आपको टाइम पता होना चाहिए, और थर्ड कहती है आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम होनी चाहिए, लेकिन इतनी देर के बाद की आप वेलोसिटी मालूम करना चाह रहे हो, ठीक। और वो दोनों बातें ही नहीं पता। सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन वो भी टाइम कहती है और थर्ड इक्वेशन वो डिस्प्लेसमेंट कहती है, तो दोनों बातें हमको नहीं पता। इसीलिए इसमें यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन से जो चीज़ हमको मिल सकती है उससे हमारा काम चलेगा नहीं, हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम वेलोसिटी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों से टेंशन, फोर्स, वो सब एक्सेलरेशन वो निकाल सकते हैं, लेकिन उनका यहाँ पे काम नहीं है। पूछा वेलोसिटी क्या है, तो अक्सर जो भी क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी पूछा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी रहेंगे वहाँ पर यही मुसीबत आती है। तो यहाँ पे अब देखो जो इक्वेशन थी वो तो हमने इस्तेमाल कर ली, इक्विलिब्रियम की कंडीशनें थी वो हमने यूज़ कर ली कि नेट फोर्स जो बनती है एफबीडी की जो कॉन्सेप्ट था सारा यूज़ कर लिया, उससे तो कुछ हो रहा है। तो फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, इन्हीं क्वेश्चनों में एक कंस्ट्रेंट दिया रहता है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बंदिश, उस पर एक बंदिश है। आप देखोगे तो उस पर इंग्लिश में लिखा होगा कि स्ट्रिंग इज़ इनएक्सटेंसिबल। तो स्ट्रिंग जो हमारा इनएक्सटेंसिबल है मतलब वो खींच नहीं सकता, उसकी लेंथ घट बढ़ नहीं सकती। तो ये एक पॉइंट है जो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, ये एक अलग इक्वेशन हमको देगा। पॉइंट समझे यहाँ तक? अभी तक की जितनी इन्फॉर्मेशन हम लगा रहे उससे कुछ नहीं मिला, तो हम फिर भी इस सवाल पे गए कि जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है। अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल नहीं हुआ फिर सारी कहानी में ख़त्म हो जाएगी। अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो ये एक बंदिश है, कहती है कि स्ट्रिंग खींचेगा तो नहीं, ये बस हमको पॉइंट पता है। यानी कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो जो थी वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ये उस पर कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, बंदिश लगी हुई है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो इस कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन पे, चीज़ पे हम एक इक्वेशन बन लिखते हैं अपनी कि इसकी नेट लेंथ को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। तो मैंने बाकी देखो इसको लिखा, किस तरीके से लिखा, मैं किस तरीके से कौन सी चीज़ को यूज़ किया जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि किसी जनरल टाइम पे जब की भी बात हो रही है, किसी भी लोग पार्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ये वाला मास का ये जंक्शन जो है इस सेंटर से y डिस्टेंस नीचे है। मैंने अलग से बनाया है कितना नीचे है, सपोज करते हैं उस टाइम y डिस्टेंस नीचे है। मैंने इसको वेरिएबल लिया क्योंकि यही चेंज होगा, ये है ना, ये जंक्शन जो होगा इधर से रस्सी खींचेगी तो ये मास कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये y क्या होता रहेगा हमारा, वेरिएबल। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया मास हमारा, ये y हमारा वेरिएबल हो गया। और ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, d। ये कैपिटल D मैंने लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। जो सेंटर है, सेंटर वहीं पे रहेगा ना, सेंटर शिफ्ट नहीं होगा, दोनों बराबर खींच रहे हैं, सेंटर वहीं पे रहेगा, पुली फिक्स है। तो ये डिस्टेंस चेंज हो गया, कैपिटल D मैंने लिखा, कांस्टेंट लिखा। और मैंने माना कि इस टाइम पे जो रोप हमारी इस तरफ बची हुई है वो सपोज x है, बस अलग वेरिएबल देने के लिए, वैसे तो y डायरेक्शन में है, सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करने के लिए मैंने उसको x नाम दिया है।
ठीक है, इसका नाम x सिर्फ सेपरेट करने के लिए दिया गया है, और ऐसा कुछ नहीं कि भी x में थी या y में थी तो इसलिए गलत क्यों हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये yx हो गया। अब मैं अपना कंस्ट्रेंट लिखता हूँ। मेरा कंस्ट्रेंट ये कहता है कि टोटल लेंथ जो है वो पूरी रोप की लेंथ का L/2 है। आधा हिस्सा मैंने यूज़ किया, पूरा भी यूज़ कर सकते हैं आप, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बात को ही आनी है। तो मैं इसका सिर्फ इतने वाला हिस्सा यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि इसका जो लेंथ है वो सपोज टोटल लेंथ का हाफ है, L/2 है। अगर उस लेंथ को मैं अपने वेरिएबल्स की टर्म में लिखना चाहूँ, देखो इसको मेथड की तरह सीखना है, ये बहुत काम आएगा आपके। अगर मैं अपने वेरिएबल्स की टर्म में लिखना चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए, इसकी एक तो ये लेंथ चाहिएगी और एक ये लेंथ चाहिएगी। इस लेंथ को मैं पहले से नाम दे चुका हूँ, ये तो x है, और इस लेंथ को मैंने निकाला बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो d² + y² का रूट, तो ये हो गई प्लस x ये हो गई इज इक्वल टू L/T। मैंने अपना इक्वेशन लिख दी कि ये मेरी लेंथ ऑफ रोप है, जो भी है मेरी आधी वाली, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो उस पर मैं जान रहा हूँ क्योंकि सिमेट्री के कारण मैं आधा ही यूज़ कर रहा हूँ बस। ये हो गई। अब कंस्ट्रेंट लगाता हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और मेरा कंस्ट्रेंट क्या है कि लेंथ टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। ये मेरा कंस्ट्रेंट है कि टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कंस्ट्रेंट क्या है कि वो चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करूंगा तो वो 0 आएगा, कि वो चेंज नहीं, कांस्टेंट है। डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि थोड़ी देर के बाद उसमें कितना बदलाव आ जाएगा, इसमें तो आएगा ही नहीं। तो ये तो क्या हो गया, 0। और इधर का डेरिवेटिव मैं लिख दूंगा, तो क्या मिला मुझे, रूट का डेरिवेटिव 1/2, इसकी पावर एक कम कर दी क्योंकि अंदर है तो वेरिएबल ही, एक y वेरिएबल है ना हमारा, तो y हमारा वेरिएबल है, तो y की पावर मैंने क्या कर दी, एक कम कर दी, -1/2 कर दिया। उसके बाद मैं अंदर वाले का डेरिवेटिव लूंगा, तो d तो कांस्टेंट था, 0 हो गया। y² का डेरिवेटिव कितना है, 2y। अब इसके साथ में dy/dt लिखना पड़ा क्योंकि मैं डेरिवेटिव y से नहीं ले रहा था। अगर मैं y से ले रहा होता फिर तो 2y तक खेल खत्म हो जाता। मतलब हम एक वेरिएबल का डेरिवेटिव दूसरे वेरिएबल के हिसाब से ले रहे हैं, जिस पे वो डिपेंड तो करता है लेकिन डायरेक्टली नहीं करता है। तो उस केस में हम उसके साथ ये फैक्टर भी लिखते हैं, dy/dt भी लिखते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमको ये नहीं मालूम कि ये सीधे, मतलब हम इससे डेरिवेटिव नहीं ले रहे थे, y से लेते तो फिर नहीं लिखते, लेकिन किसी और से ले रहे हैं तो हम लिखते हैं, ठीक। और वो कोई और जो है उस चीज़ डिपेंड करती है। प्लस इसका लिखा, देखो मैंने इसके साथ भी dx/dt लिखा है, क्योंकि x का डेरिवेटिव वैसे अगर x से लेता तो मैं 1 आता, लेकिन अब तो मैं टाइम से ले रहा हूँ ना, तो मुझे dx/dt लिखना पड़ा। इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब ध्यान से देखो चीज़ें क्या क्या हैं। पहले तो मैंने इस स्टेप में तो इसको इधर लिख दिया, इसको मैं उधर ले गया तो माइनस साइन आ गया dx/dt। अब ध्यान से देखो, तो जिस रेट पे हमारा y घटेगा, y घटने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस का घटना, जिस रेट पे ये पॉइंट ऊपर जाएगा, कि y घटने का मतलब क्या हुआ, पॉइंट का ऊपर जाना। जिस रेट पे ये पॉइंट ऊपर जाएगा उसी रेट पे तो मास ऊपर जाएगा, यानी वही तो वेलोसिटी ऑफ मास होगी। तो इसलिए मैंने उसका नाम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक रखा dy/dt को। जिस रेट पे y घटेगा उसी रेट पे मास ऊपर उठेगा, और उसी को हम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कहेंगे। तो वो कितना बन गया, vb। और जो dx/dt है वो ये है कि किस रेट पे ये पॉइंट p बढ़ेगा, क्योंकि x का मतलब क्या हुआ है, डिस्टेंस बढ़ना। तो जिस रेट पे ये x बढ़ेगा उसी रेट पे p नीचे जाएगा, और उसी का नाम उन्होंने u कह रखा है। तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया, u रख दिया, ठीक है। और ये माइनस साइन है, माइनस ये कह रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है। आपको पता, अंदाज़ा लग भी गया होगा कि अगर हम इधर से नीचे खींचेंगे तो ब्लॉक को ऊपर जाना ही है। वो माइनस में वो भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई कि वो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। अब खोल दो चीज़ों को, वी भी यहाँ रह गया। अब थोड़ा एक चीज़ और रह गई, देखो मैंने इसको नीचे भेज दिया था, पहले माइनस को नीचे ले गया था क्योंकि पावर माइनस थी। अब d² + y², ये चीज़ क्या है, ये तो ये लेंथ होगी ना, यानी जिसको इस ट्राइंगल में देखा जाए तो वो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि हमको कैपिटल D दिया नहीं हुआ, तो हम उसे वापस चेंज करेंगे। हमने एक इक्वेशन में इंट्रोड्यूस किया, उसको एलिमिनेट भी करना हमारी जिम्मेवारी है, हम आंसर में छोड़ नहीं सकते। तो हमने वापस एलिमिनेट करने के लिए d² + y² जो इस फैक्टर का नाम क्या है, लेंथ। ये वाली लेंथ हाइपोटेन्यूज की लेंथ, और y क्या है हमारा, ये तो क्या बन गया, ये y/L बन गया। y हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बन गया। तो उसको मैंने वापस फैक्टर cos थीटा ले दिया, क्योंकि थीटा गिवन था तो थीटा की टर्म में वापस ले आया, वीबी को छोड़ दिया, बाकी नीचे गया। तो कितना बना वो, सॉरी ये 2 एक्स्ट्रा गलती से लिखा हुआ है, ये 2 कट चुका है पहले। तो कितना बना, VB/-u cos थीटा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक की, ठीक है। ये था कंस्ट्रेंट मेथड। अभी इन्हीं क्वेश्चनों में एक और मेथड भी होता है जो अभी शायद आपको थोड़ा समझ में आए, पर मैं कोशिश करूंगा। उसे बोलते हैं समेशन ऑफ t.v। अब देखो कि बहुत सारी बुक्स में ये चीज़ दिखी रहती है कि इसका रीज़न बता देते हैं कि ऐसा क्यों है। आपको मैं रीज़न बताता है क्या होता है।
टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स है, टेंशन जो इतना लग रही है दोनों साइड से इक्वल एंड अपोजिट लग रही है, तो रोप जब मूव करेगी तो वहाँ पे कोई नेट फोर्स नहीं आ रही, क्योंकि वेलोसिटी वैसे भी कांस्टेंट थी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ओवरऑल कोई नेट फोर्स बाहर से आ नहीं रही है, तो इस केस में नेट वर्क डन जीरो होगा, यानी कि नेट पावर जो प्रोड्यूस होगी वो जीरो होगी, क्योंकि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, तो समेशन ऑफ पावर वो जीरो आएगा। तो समेशन ऑफ पावर क्या होता है, एफ इंटू वी, तो एफ इंटू वी पावर, एफ डॉट वी डॉट प्रोडक्ट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है अगर आपको ए और बी के बीच में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, अगर ए डॉट लिखा रहे तो उसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, ये समय आने पर हो जाए, तो मैं आपको कह रहा था अभी क्लियर शायद ना भी हो, वर्क एनर्जी में जाके क्लियर करूँगा कि क्या डॉट का मतलब होता है। तो डॉट कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या बनेगा, ए बी कॉस थीटा बनेगा। तो ये समेशन ऑफ टी डॉट पी हम लिख देते हैं वेक्टर की फॉर्म में, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें नेट पावर प्रोड्यूस हो रही है जो वो कितनी है, जीरो, और ये पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू एफ डॉट वी, फोर्स का फॉर्मूला होता है, और फोर्स यहाँ पे क्या है, टी है, तो टी डॉट वी भी जीरो आएगा कहीं पर भी जहाँ पर भी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हो। अगर एक्सेलरेशन कहीं ना हो रही हो, जैसे यहाँ पे हुआ है कि यूनिफॉर्म रेट पे हमने खींचा है, यूनिफॉर्म रेट पे नीचे आएंगे, यूनिफॉर्म रेट पे ये ऊपर जाएगा, सिस्टम में नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी जीरो होगी, नेट वर्क डन भी जीरो होगा, नेट पावर भी जीरो होगी, तो वहाँ से फॉर्मूला बना है। तो अगर हम लिखें तो देखो क्या बनेगा, पहले मैंने यहाँ का डॉट प्रोडक्ट लिखा, एफ डॉट पी लिखा, तो आगे टेंशन टी है, वेलोसिटी यू है, और जिधर की तरफ टेंशन है उधर की तरफ ही बॉडी जा रही है, तो थीटा कितना हो गया, जीरो, जिधर की तरफ टेंशन है उधर की तरफ बॉडी जा रही है तो कितना हो गया, थीटा जीरो, कोस जीरो कितना होता है, 1, तो फॉर्मूला बन गया टी इंटू यू, प्लस इसको देखोगे तो इसके साथ भी वही हुआ है, इधर ही टेंशन है इधर ही बॉडी जा रही है, तो इसका भी क्या बना, टी इंटू यू। ठीक, इनका जो फैक्टर है वो एक दूसरे के अपोजिट है, कट जाएंगे, जो ये कंट्रीब्यूशन इनका होगा वो सारा कैंसल आउट हो जाएगा, इसके बीच में जैसे यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, इन सब का जो नेट कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे टेंशन आएगी, उन सब का नेट कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो, बचती है सिर्फ ये मास अलग से, इसका भी लिखते हैं। तो इस मास का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो टी डैश इंटू वी बी, क्योंकि ये ब्लॉक जाएगा ऊपर विद वेलोसिटी वी बी, और टेंशन भी इसके ऊपर है, जहाँ भी ऊपर रहा है तो इसका बीच में एंगल कितना हुआ, जीरो हुआ, तो टी डैश कितना बना, वी बी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, और हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि टी डैश हमारा 2t cos थीटा के बराबर है। तो अगर आप टी डैश की वैल्यू 2t cos थीटा पुट करते हो और इज इक्वल टू जीरो करते हो, क्योंकि नेट सम का जीरो था, सोल्व करते हो तो वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, ये समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू जीरो होता है। ये हमारा वर्क चैप्टर में जाकर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तब आपको हो जाएगा कि ऐसे लिखते कैसे हैं इसको। ठीक, तो ये था हमारा कंस्टेंट मेथड। एक और मेथड जो हमने अभी सीखा है, एक और स्किल जो हमने सीखा है, तो इसकी प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो सुनने के बाद, फिर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको याद हो जाएगा।